नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार 6 से 7 बजे के बीच में, और इसमें हम शामिल करते हैं खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिनसे संबंधित आपके पास जो भी सवाल होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गुरुवार को हम शामिल करते हैं पशुपालन से संबंधित कुछ विषय। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है झींगा पालन और कैटफिश पालन। जी हाँ, झींगा पालन और कैटफिश पालन। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, और आपके पास जो भी सवाल हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। आपके लिए एक बार फिर दोहरा देते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पे आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए आपका परिचय करवा देते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रायजादा, जो सहायक महानिदेशक हैं मत्स्य विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश जी, जो वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान रोहतक केंद्र में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय हमने आपको बता दिया है झींगा पालन और कैटफिश पालन। आपके पास इस विषय से संबंधित जो भी सवाल हैं, जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं सामने इनको पालने में, उससे संबंधित आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, जो हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ हमारे जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनका भी परिचय आपसे करवा दिया है। तो फिर आप समय मत गवाइए, अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम भी हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमारे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर रायजादा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि किसानों को क्यों अपनाना चाहिए झींगा पालन। देखिए किसान भाइयों, मछली पालन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन झींगा भी आज जो है बड़ी तादाद में हमारे देश में पाला जाता है। उसका कारण ये है कि जो झींगा जो बिक्री होती है वो बाज़ार में सादा जो मछलियाँ जो होती हैं, जैसे भारतीय मेजर कार्प है या विदेशी कार्प है, उनके मुकाबले इनका जो बाज़ार भाव है वो लगभग दुगना होता है। तो दुगना होने से जो है आपको मुनाफा होने की भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि झींगे की भी कई प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ को मीठे पानी में पाला जाता है और कुछ को नमकीन पानी में पाला जाता है। और आज नमकीन पानी में जो हमारा भूमिगत जल नमकीन जल है उसमें भी इसको पाला जा सकता है, और साथ में जो हमारे समुद्री तटीय राज्य हैं वहाँ पर जो समुद्र का नमकीन पानी है उनमें भी इनको पाला जा सकता है। तो ये काफ़ी फ़ायदे की खेती है, इसलिए किसान भाइयों आपको इसको अवश्य पालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है झींगा पालन, और किस प्रकार ये आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, किस प्रकार आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। विशाल समुद्र व रहस्यमयी समुद्री जीवन, प्रकृति द्वारा प्रदानकृत वातावरण में झींगा पालन शुरू किया तथा उसके सफल परिणाम प्राप्त हुए। निर्यात बाजार में झींगा पालन का एक विशेष स्थान है। पालित झींगों से लगभग 3,500 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा प्राप्त होते हैं। सन 2002-2003 में भारत में 1,15,320 मीट्रिक टन पालित झींगों का उत्पादन किया गया। इस समय लगभग 1,52,000 हेक्टेयर खारी पानी क्षेत्र में झींगा पालन किया जा रहा है। इनसे लगभग 1,50,000 किसान जुड़े हैं, जिनमें 90% छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र हैं। तो अभी आपने देखी झींगा पालन पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कैटफिश पालन पर। तो सत्य प्रकाश जी, हमें जानकारी दें कि कैटफिश पालन जो है ये किसानों के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकती है। कैटफिश पालन मूलतः विभिन्न प्रजातियों के साथ किया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः पंगेसियोडॉन हाइपोप्थैलेमस, जो कि एक जासर या पंगास के नाम से भी भारत के विभिन्न राज्यों में हम उन्हें बुलाते हैं,
और हम साथ ही साथ मांगुर पालन भी कर सकते हैं, सिंगी मछली का भी पालन कर सकते हैं। मुख्यतः यदि हम पंगास के बारे में देखें तो इसका सबसे लाभदायक विषय यह है इसके बारे में कि इसमें आप 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा होने की संभावना होती है। और साथ ही साथ मांगुर में जिसकी उत्पादकता कम है लेकिन उसके मार्केट जो वैल्यू है वो काफ़ी अधिक होने के कारण से आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल, मुनाफे में वृद्धि कर सकती है अगर आप कैटफिश पालन की अलग अलग प्रजातियों का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर आयजादा आपके पास आना चाहेंगे। जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं झींगा पालन की, लेकिन उससे पहले हम हमारी एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत में जलजीव पालन को उद्योग के रूप में 80 के दशक से पहचान मिली। उस समय नव उद्यमियों ने कार्प्स, कैटफिश और प्रॉन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू किया। मछली के शौकीन लोगों के लिए कैटफिश मछलियों से तैयार व्यंजनों का खासा महत्व है, लेकिन इसके बावजूद देश में कैटफिश पालन की पद्धतियां आज तक स्थापित नहीं की जा सकी हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में कैटफिश पालन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों की सूची में शामिल किया गया और इनके पालन की पद्धतियों में बदलाव लाने पर बल दिया गया। भारत और इसके पड़ोसी देशों में कैटफिश की खुली हवा में सांस लेने वाली विशेष प्रजाति क्लैरियस बट्राकस की अच्छी खासी मांग है। इसको मागुर के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में अधिक कीमत मिलने, बेहतर स्वाद और औषधीय महत्व के कारण इसके निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। दलदली भूमि और जल जमाव वाले क्षेत्र भी आमतौर पर मागुर के प्रिय आवास स्थल होते हैं। इन जगहों पर उथला पानी होता है और पौधे व अन्य जीवों के सड़ते अवशेष तलहटी में पाए जाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। मागुर पालन की अपार संभावनाओं के बावजूद मछली पालक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण मागुर के बीज की उपलब्धता नहीं होना है। यही कारण है कि मागुर उत्पादन काफी हद तक प्रग्रहण पर आधारित है। तो अभी आपने देखी कैटफिश पालन पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर आयजादा, मैं रिपोर्ट से पहले आपसे जानकारी लेना चाहती थी कि आप बताएं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं झींगा पालन की जिसको हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपना सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, झींगा की कई प्रजातियां होती हैं और उसमें से पालने योग्य प्रजातियां बहुत ज़्यादा नहीं है। ख़ासतौर से 4 प्रजाति हमारे देश में पाली जाती हैं, जिसमें से कि 2 प्रजातियां मीठे पानी में पाली जाती हैं और 2 प्रजातियां जो है नमकीन पानी में पाली जाती हैं। जी, जो मीठे पानी में पालने वाली प्रजाति हैं उनको महाझींगा बोलते हैं या उसका वैज्ञानिक नाम है मैक्रोब्रैकियम रोज़नबर्गी। और दूसरा जो है एक झींगा और होता है जिसको कि मैक्रोब्रैकियम मालकोनसोनी कहते हैं, लेकिन ये कुछ ही स्थानों पे ख़ास तौर से जो हमारे ईस्ट कोस्ट वाला है, पूर्वी जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर इसका बीज मिलता है और कुछ वहाँ पर पाला जाता है। लेकिन जो हमारे उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पालने के लिए जो महाझींगा या मैक्रोब्रैकियम रोज़नबर्गी है उसका पालन जो है किया जा सकता है। और साथ में जो नमकीन पानी के झींगे हैं जिनका आज काफ़ी व्यापारिक स्तर पर उत्तरी भारत तथा समुद्री राज्यों में पालन किया जाता है, उसका नाम है वन्नामी झींगा और एक होता है टाइगर झींगा। ये 4 प्रजाति हैं जिसका कि हमारे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर पालन किया जा रहा है। इसमें एक इस प्रजाति नई शामिल और अभी की गई है, उसको जो है इंडियन प्रॉन, वाइट इंडियन प्रॉन के नाम से भी बोला जाता है और उसका वैज्ञानिक नाम है पीनियस इंडिकस। इसका उत्पादन भी जो है अभी उड़ीसा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में किया गया है और धीरे धीरे जो है इसको और तटीय राज्यों में इसका प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरह से 5 जो प्रजाति हैं ये मुख्यतः जो है मछली पालन के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। जी, तो ये है मुख्य झींगा पालन करने के लिए जो प्रजातियां जिनका चयन आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से प्रमोद जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। जी जी हेलो।
जी प्रमोद जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न ये था कि झींगा पालन करने के लिए क्या करना चाहिए और उसका फायदा और कितना है? जी, आप जानना चाहते हैं कि झींगा पालन की अगर शुरुआत करते हैं तो कितना लाभकारी हो सकता है, कितना फ़ायदा मिल सकता है। जी डॉक्टर रायज़ादा। देखिए, झींगा जो है, झींगा दो तरह से पाला जा सकता है। एक तो उसका एकल पालन किया जाता है। आप मेरे ख्याल में उत्तर भारत के क्षेत्र से ही हैं, तो उसके लिए जी, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में आप मीठे पानी का झींगा भी पाल सकते हैं। और जो समुद्री झींगा है, जो नमकीन पानी में पाला जाता है, जिसकी अभी प्रजातियों के नाम मैंने बताए, वो भी आप पाल सकते हैं। तो अगर आपको मीठे पानी का झींगा पालना है तो उसके लिए जो मुनाफे की आप बात कर रहे हैं, तो अगर एकल पालन करते हैं तो उसमें करीब आपके एक हेक्टेयर एरिया में जो लागत आती है वो करीब 1.5 या 2 लाख के आसपास आती है। जबकि इससे जो है, इसका जो बिक्री होती है वो करीब 3 लाख से 3.5 लाख होती है। यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र से आप 1 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी जो खेती होती है वो मछलियों के साथ की जाती है, जिसमें कि भारतीय मेजर कार्प तथा विदेशी कार्प जो होती हैं, इनकी 3 से लेकर 6 वैरायटी जो है एक साथ पाली जा सकती हैं। उसमें झींगा भी शामिल किया जा सकता है। उससे जो है मुनाफे की धनराशि थोड़ी ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि एकल पालन में 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर फायदा हो सकता है। जबकि अगर आप पॉलीकल्चर करेंगे, आप मिश्रित पालन करेंगे, तो उसमें करीब 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कितनी मुनाफेदार साबित हो सकती है आपके लिए अगर आप झींगा पालन को अपनाते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से लक्ष्मण। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? सर, मैडम हमको झींगा पालन के बारे में चाहिए जानकारी, कैसे बीज उपचार किया जा सकता है? जी, झींगा पालन की शुरुआत करना चाहते हैं आप, उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो लेना चाहते हैं डॉक्टर रायज़ादा। जी हाँ मैडम। जी, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि झींगा पालने के लिए एक तालाब चाहिए होता है। जी। तो तालाब की मिट्टी और पानी, जहाँ से आप पानी लेंगे, उसकी गुणवत्ता जो है निर्धारित की जानी चाहिए। जैसे कि तालाब की मिट्टी में कम से कम 30 से 40% जो है, जो चिकनी मिट्टी के कण होती हैं, जिसको हम लोग सिल्ट किले बोलते हैं, वो होना चाहिए। अगर ये मात्रा इतनी 30 से 40% है तो उस तालाब में पानी भी रुकता है और जो है उसके बंधे मजबूत बनते हैं, जिससे कि हमारा एक बार का तालाब बनाया हुआ 10-15 साल तक आसानी से उसी परिस्थिति में रहता है और हमको उसकी लगातार देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि मिट्टी की जांच कराएं। उसमें सॉइल पार्टिकल जो उसके कण होते हैं उनकी जांच करवा लें किसी प्रयोगशाला में। और साथ में दूसरा जो है पीएच की जांच करवाएं। पीएच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो जो उत्तम पीएच हम मिट्टी की मानते हैं वो 6.5 से 7.5 के बीच में मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी है उसको जो है ठीक कर लिया जाता है, उसके उपचार विधि होती है। साथ में उसमें जो है आप जो है एक विद्युत संभागता एक पैरामीटर होता है, उसकी भी जांच करवा लें तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि उसमें सॉल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो झींगे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मीठे पानी के झींगे के लिए खासतौर से इन 3 पैरामीटर की जांच करवा लें और किसी जानकार व्यक्ति को दिखा के मालूम कर लें कि ये पैरामीटर जो है वो सही है नहीं है। इसके साथ में पानी की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। तो उसमें अगर आप पानी किसी अच्छे स्रोत से ले रहे हैं, जैसे किसी कैनाल से ले रहे हैं या किसी जलाशय से या झील से जहाँ पानी साफ़ है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो उसकी जांच की भी आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो उसकी भी जांच करवा लें। उसमें ख़ास तौर से जो है 2-3 पैरामीटर हैं, उनकी जांच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली है पीएच अगर 7.5 से 8.5 हम सबसे उत्तम मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ी कम ज़्यादा है तो उसका उपचार कर लिया जाता है। और दूसरा है उसके साथ में एल्कनिटी जो है करीब 140 के अंदर होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। 140 ppm प्रति लीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है, 250 है तक भी है तो काम चला सकते हैं, लेकिन झींगा की बढ़त पर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर एल्कनिटी जो है वो 400 ppm या 500 ppm है तो वहाँ पर झींगा की बढ़त थोड़ी और ज़्यादा कम होगी, इसलिए ऐसे इस पानी का उपयोग ना करें तो अच्छा ही है। तो ये 2-3 पैरामीटर हैं जिसकी आप जांच मिट्टी और पानी करवा लें। उसके बाद में वहाँ पर आप तालाब, मिट्टी की अगर गुण अच्छे आते हैं तो आप वहाँ तालाब निर्माण करा सकते हैं। और तालाब में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम जो पानी की गहराई उसमें बनी रहे वो कम से कम 1 से 1.25 मीटर के बीच में बनी रहे। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या तैयारियां करनी है आपको। मिट्टी की जांच करवाना बेहद ज़रूरी है, साथ ही साथ पानी का जो गुणवत्ता है उसकी जांच करवाना भी बेहद ज़रूरी है, और किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। और भी अधिक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो के साथ में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं झींगा पालन और कैटफिश पालन के बारे में। और अगर आपके पास भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, आप कोई सुझाव चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे कार्यक्रम में, छत्तीसगढ़ से मनोज। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मछली पालन के लिए सरकारी सहयोग मिलता है कि नहीं मिल पाता? जी, मछली पालन करना चाहते हैं आप, सरकारी सहायता क्या प्रदान की जा सकती है इनको? डॉक्टर रायज़ादा बताइए। जी, ऐसा है कि अभी भारत सरकार ने पिछले वर्ष जो है एक ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का एक स्कीम जारी करी है, और उस स्कीम के तहत जो है किसानों को लोन और अनुदान का उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा इसमें जो है किसानों को फ़ायदा होता है इस स्कीम के द्वारा। जैसे कि अगर आपके पास में 1 हेक्टेयर का तालाब है, तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि खुदाई करना है, बंधे बनाने हैं और साथ में ट्यूबवेल वगैरह बनाना है, तो उसमें करीब 7 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है। और साथ में जब आप मछली पालेंगे, तो मछली पालने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी उसके लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, यानी कि कुल 8.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक जो है आपको मछली पालन के लिए सरकार से लोन मिल सकता है। और इस लोन पे अगर आप छत्तीसगढ़ में शायद रहते हैं, तो जी जी, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपको उसमें 50% अनुदान भी प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा जो है भारत सरकार ने मत्स्य किसानों को दी है, तो इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। और इसके साथ में केवल मछली पालने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी और भी स्कीम है, जैसे कि आप हैचरी लगाना चाहते हैं मत्स्य बीज उत्पादन के लिए, उस पर भी ऐसे ही प्रावधान किया गया। उसमें जो है लोन की राशि जो है और ज़्यादा रखी गई है। इसके साथ में आप फीड बनाने की कोई मिल लगाना चाहते हैं या प्रोसेसिंग करना चाहते हैं मछली की, इस तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम है। तो इसको अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं विस्तृत डिटेल में, तो इनकी वेबसाइट एक है DADF डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, उसकी वेबसाइट खोल लीजिएगा और वहाँ पर इससे संबंधित जितनी भी स्कीम है उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सभी स्कीम पे जो है ख़ास तौर से जो नॉर्मल राज्य हैं उनमें 50% अनुदान भी दिया जाता है, जिसका आप लोग अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि इतनी बड़ी भारत सरकार ने इतने मुनाफे की, इतने लाभ की जो है स्कीम कभी भी जो है मत्स्य किसानों को उपलब्ध नहीं कराई है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, भोपाल से कृष्ण कुमार। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैम ये पूछना चाह रहा था कि जो मैम ये पूछना चाहता था मैं जी, कि जो मध्य प्रदेश में जो मछली जो बीज जो मध्य प्रदेश में
जी, अपना प्रश्न पूछिए। मछली का पालन कर सकते हैं, कौन सी प्रजाति यानी पालन कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में कौन सी प्रजाति का पालन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। भोपाल से बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? मध्य प्रदेश जो कि मूलतः मीठे पानी का क्षेत्र है, वहाँ आप कार्प मछलियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैटफिश की विभिन्न प्रजातियां भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया पंगेस्टियोडॉन हाइपोप्थैलेमस, या फिर आप मांगुर का भी उत्पादन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मीठे पानी के झींगे जो कि महाझींगा, फ्रेश वाटर प्रॉन जो है, माइक्रोब्रैकियम का भी उत्पादन कर सकते हैं। जी, तो देखिए कौन कौन सी मछलियों का पालन कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। डॉक्टर रायजादा, आप कोई और प्रजाति के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, जो नए किसान हैं उनके लिए यही सबसे आसान प्रजाति है पालने के लिए। वैसे तो और भी प्रजाति हैं, लेकिन उनका बीज प्राप्ति में काफ़ी सुविधा है अभी, इसलिए मेरे ख्याल में अभी प्रारंभ में यही मछलियों का उत्पादन प्रारंभ। तो कृष्ण कुमार जी, आप शुरुआती समय में कौन कौन सी प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। सत्य प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने कैटफिश की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। इनके जो बीज हैं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कौन से राज्य से प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान, इसके बारे में बताएं। कैटफिश जिसमें मैंने मूलतः बताया पंगेस्टियोडॉन हाइपोप्थैलेमस जो स्पीसीज है, इसकी बीज की उपलब्धता आप वेस्ट बंगाल से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ हैचरीज हैं जिनसे कि आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मांगुर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों को कि इसकी बीज मूलतः अभी भी कैप्चर से ही प्राप्त हो रही है। केवल कुछ ही हैचरीज हैं जो कि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का है, वहाँ से आपको इस प्रजाति की बीज की उपलब्धता हो सकती है। जी बिल्कुल, तो कैटफिश के बीज आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये अभी आपने जान लिया। डॉक्टर रायजादा, आप बताइए झींगा की अगर जो बीज है, जो झींगा लेना चाहते हैं हमारे किसान, वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, झींगा का प्रजनन जो होता है वो नमकीन पानी में होता है। ये वैसे तो मीठे पानी में पाला जाता है, लेकिन जो प्रकृति में ये एक्चुअल में पलायन करता है, यानी कि जब ब्रीडिंग इसको करनी होती है तो ये नमकीन जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, ज्वार मुहानी है, नदियाँ जो होती हैं, जैसे कि जो समुद्र के किनारे पे बिल्कुल नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर नमकीन पानी होता है, वहाँ जाकर ब्रीड करते हैं। तो इसलिए इनका बीज उत्पादन के लिए जो है हमको समुद्री पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समुद्री राज्यों में ही इसका बीज ज़्यादातर मिलता है। आजकल जो है इसका बीज, क्योंकि पहले तो जो है दक्षिण भारत में भी काफ़ी पैदा होता था, लेकिन आजकल दक्षिण भारत में हैचरियाँ लगभग बंद हो गई हैं। अगर आपको बीज प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा है कि आप जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी हैचरियाँ हैं, और जहाँ पर इवन जो आजकल मतलब कुछ हैचरीज जो हैं वो प्राकृतिक स्थलों से भी इनका बीज जो है इकट्ठा करके देती हैं, जिसकी गुणवत्ता काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है, तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि इसकी हैचरी यहाँ काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल एक अच्छा स्रोत है। लेकिन कुछ और भी अन्य हैचरियाँ हैं जो कि कुछ प्राइवेट सेक्टर में लगी हुई हैं, कुछ हमारी भी हैचरी है, जैसे एक पवारखेड़ा हमारा केंद्रीय मास्की शिक्षा संस्थान का केंद्र है, वहाँ भी इसका बीज उपलब्ध हो जाता है। जी बिल्कुल, तो कहाँ से झींगा का बीज लिया जा सकता है, अभी आपने इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। और इसी के साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विपुल, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हमारे गांव में हमारे 3 एकड़ की जमीन है, तो उसमें हमको कैटफिश लगाना है, तो कितना खर्च आएगा? जी, कैटफिश का पालन करना चाहते हैं, कितना खर्च आएगा, इसके बारे में बताइए सत्य प्रकाश जी। कैटफिश के विषय में बताना चाहूँगा इनको कि जैसे आप जिस प्रजाति का चयन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका खर्च आगे पीछे हो सकता है। जी, अलग-अलग प्रजातियों के बारे में यदि आप पंगास की खेती करना चाहते हैं तो आपको खर्च लगभग 12 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का आ जाएगा, और यदि आप मांगुर की खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपका खर्च 2 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के करीब आएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको कितनी लागत लग सकती है, इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर रायजादा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि झींगा की जो ब्रीडिंग है कैसे कर सकते हैं हमारे किसान, उसके बारे में बताएं।
देखिए, झींगा जैसे मैं बताया कि दो तरह के होते हैं, एक नमकीन पानी के होते हैं जो समुद्री प्रकृति में रहते हैं, और दूसरे होते हैं मीठे पानी के। तो जो मीठे पानी के झींगे हैं, जो पालने वाली प्रजातियां हैं, इनको ये भी क्योंकि समुद्री पानी में जाकर प्रजनन करती हैं, जहां हल्का नमकीन पानी रहता है, करीब 12 ppd सैलिनिटी का पानी होता है, वहाँ पर जाकर ये ब्रीडिंग करती हैं। तो इसके लिए जो भी हैची बनानी होती है, वहाँ समुद्री पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्ष में जो हमारे उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ पर भूमिगत नमकीन जल मिलता है, उसके जल को भी जो है हम लोग ने समुद्री जल के बराबर बना दिया है, उसमें कुछ बदलाव करके, और वो समुद्री जल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐसे जगह पे भी जो है हैचरियों का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ पर कि नमकीन भूमिगत जल है, और साथ में जो समुद्री राज्य हैं जहाँ पर कि समुद्री पानी भरपूर उपलब्ध है, अगर वो समुद्री पानी में कोई प्रदूषण वगैरह नहीं है तो फिर उसका इस्तेमाल जो किया जा सकता है। लेकिन जो मीठे पानी का झींगा होता है, इसमें हल्का नमकीन पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सैलिनिटी, नमकीनता जो होती है वो 12 ppd के आसपास रखी जाती है। और जो दूसरे झींगे होते हैं जो नमकीन जल के ही होते हैं, जो पूर्ण रूप से समुद्र में ही प्रजनन करते हैं, उनके लिए जो है हैचरियाँ जितने भी हमारे समुद्री राज्य हैं वहाँ पर लगभग सभी जगह पर कुछ ना कुछ हैं। लेकिन इसका मुख्य जो स्रोत है वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, जहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी तादाद में हैचरियाँ हैं और काफ़ी बड़े तादाद में जो है इसका बीज उत्पादित किया जाता है। इनका बीज जो है करीब 25 ppd नमकीनता या 25 ppd सैलिनिटी वाले पानी में किया जाता है। तो किसान भाई छोटे स्तर पर भी इसको काम कर सकते हैं और बड़े स्तर पर भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ तक मीठे पानी के झींगे का सवाल है, इसको छोटे स्तर पर किसान भाई आराम से किसी कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। अगर कमरा करीब 20 बाई 20 फीट का है तो उसमें भी इसका बीज उत्पादित किया जा सकता है। लेकिन जो समुद्री झींगे हैं, इसके लिए काफ़ी बड़े आकार की हैचरी बनानी पड़ती है और छोटे किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल रहेगी उसमें। लेकिन जो सीमांतर हैं या अच्छे बड़े किसान लोग हैं, वो ऐसी हमारे राज्य में, हमारे देश में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादातर जो हैचरीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में ही लगी हुई हैं, और वो सब जो है वो बड़े किसान लोग हैं और वो करोड़ों में इसका जो है इसका बीज उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार से इनका बीज उत्पादित कोई भी किसान कर सकता है अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, जैसी उसकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमारे जो किसान हैं वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, रमेश चंद्र। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? अरे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैडम के 30 बाई 25 का गड्ढा बनाया, तो गड्ढे में अगर छोड़ने चाहे बच्चे तो उसमें होगा कि नहीं होगा? जी एक बार अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। 25 बाई 30 का गड्ढा बनाया अपन, टैंक बनाया कि लेटरिन टैंक बनाया? 25 बाई 30 का गड्ढा बनाया है आपने? जी हाँ, और 10 बाई 10 फीट ऊंडा। जी मीटर में बनाया है या फीट में? फीट में। फीट में बनाया है। हाँ जी। तो उसमें ये बच्चे छोड़ना तो जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसमें झींगा का पालन करना चाहते हैं आप? हाँ नहीं, मछली का। जी कैट फिश का करना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, बिल्कुल, जी बिल्कुल, कैट फिश का पालन करना चाहते हैं। 25 से 30 फीट का जो गड्ढा है इन्होंने तैयार किया है, क्या संभव है? या इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो आपको 25 से 30 फीट के गड्ढे में सबसे पहले आपको एक मिट्टी की सतह नीचे में होनी चाहिए। ये कोई पूरा पक्का गड्ढा नहीं होना चाहिए। इसमें नीचे मिट्टी की सतह होनी चाहिए जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उस गड्ढे में कुछ वनस्पति, जो जलीय वनस्पति हैं, उनका भी प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि ये मांसाहारी मछलियाँ होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे को भी खाती हैं, ताकि जब आप जलीय वनस्पति की उपलब्धता करा देंगे तो आप पाएंगे कि एक दूसरे से ये बचकर उसमें छुपी हुई रहती हैं। और इसमें आपका यदि गड्ढा 25 से 30 फीट है तो आप इसमें लगभग 800 से 1000 मांगुर के 10 ग्राम के बीज का संचयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप इसमें 25 से 30 फीट का जो आपका गड्ढा है उसमें आप मछली पालन आसानी से कर सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, आप ही हमें जानकारी दीजिए कि कैटफिश अगर पालन करना है तो उसकी शुरुआत में तैयारियां कैसे करें हमारे किसान, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। या कैटफिश पालन के तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा सर ने पहले बताया, कि आप पहले अपने तालाब के मिट्टी और जल की गुणवत्ता का जांच करा लें। यदि ये मिट्टी और जल की गुणवत्ता जो है, जैसा कि pH यदि 6.5 से 7.5 के बीच में है, यदि आपका
अल्कलिनिटी जो है 120 से, क्षारीयता जिसे हम कहते हैं, जो यदि 120 से कम है तो आप इसमें कैटफिश का पालन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि आप मांगुर का पालन करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके जो मेड़ हैं उनके ऊपर के भाग से नीचे की ओर पे ढलान हो, ताकि मछलियां जो कैटफिशेस जो होती हैं वो एक पानी के प्रवाह में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं। तो इन्हें रोकने के लिए आपको जो आपके तालाब की तरफ में ढलान देना होगा ताकि आप इसे रोक सकें। जी बिल्कुल। तो क्या तैयारियां करनी हैं आपको अगर आप कैटफिश का पालन करना चाहते हैं, इसके बारे में अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन जानकारियों के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है झींगा पालन और कैटफिश पालन। जी हाँ, इस विषय से संबंधित लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, और जो भी उनके सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, जो हमारे दर्शकों के, हमारे कॉलर्स के जो सवाल हैं उनके विस्तार पूर्वक जवाब उन तक पहुँचा रहे हैं। या अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, मुजम्मिल जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, आदाब मैम। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैम, जो ये कश्मीर का टेम्परेचर है जी, इससे तो कैटफिश का जो उत्पाद है उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया है आपने कि बताइए सत्य प्रकाश जी, श्रीनगर से बात कर रहे हैं, क्या वहाँ के तापमान में कैटफिश का पालन किया जा सकता है या नहीं? कैटफिश के पालन के हेतु आपको तापमान चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जी। और यदि आप कश्मीर के यदि घाटीय क्षेत्रों में हैं तो आप कैटफिश का पालन उन क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप जम्मू के क्षेत्र में यदि आप रह रहे हैं, यदि जम्मू के किसान जो हैं वो कैटफिश का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो समय होगा वो होगा जून से लेकर दिसंबर से पूर्व तक, जबकि टेम्परेचर अराउंड 22 से 30 डिग्री के बीच में उपलब्ध होती है। जी, 22 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अनुकूल रहता है अगर आपको कैटफिश का पालन करना है। तो मुजम्मिल जी, श्रीनगर में आप शायद ना कर पाएँ, और इसी पर हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनकी भी राय ले लेते हैं। तो डॉक्टर रायजादा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संभव होगा या नहीं? हाँ, जहाँ तक कैटफिश पालने की बात है तो कैटफिश पालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जी। क्योंकि अगर श्रीनगर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो पानी का तापमान है वो तो शायद 4 डिग्री के आसपास चले जाता है, और इस ऐसे इतने ठंडे जल में जो है ये मछलियाँ मर जाएंगी। लेकिन हमारे ठंडे क्षेत्रों के लिए अन्य प्रजातियां हैं जिनका पालन किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि ट्राउट मछली, रेनबो ट्राउट जो है और ब्राउन ट्राउट है, ये विदेशी मछलियां हैं, लेकिन हमारे जो शीत जल है क्षेत्र हैं, कोल्ड वाटर के जो क्षेत्र हैं, इनमें इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। और ये ऐसी मछलियां हैं जी जिनका बहुत मार्केट में डिमांड है, बहुत ज़्यादा उच्च भाव रहता है। 400 रुपये किलो से लेके 800-900 रुपये किलो तक का इनका बाज़ार भाव जाता है। इनको आप आसानी से अपने क्षेत्रों में पाल सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा नीचे क्षेत्रों में जहाँ की जैसे जम्मू है या उससे थोड़ा ऊपर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में महाशीर मछली को भी आप पाल सकते हैं। और महाशीर में गोल्डन महाशीर जो है, जिसको माइटी महाशीर बोलते हैं, वो एक स्पोर्ट फिश भी है, जिसको कि अगर आप अपने तालाब में रख के पालेंगे तो आप जो है एक पर्यटन को भी वहाँ आकर्षित कर सकते हैं, जो कि आपको मछली से ज़्यादा और आमदनी प्राप्त करने में आपको सहयोग करेगी।
जी बिल्कुल। तो देखिए मुजम्मिल जी, कैटफिश का पालन तो श्रीनगर में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको दिक्कत ला सकता है, पर उसके विकल्प में आप कौन कौन सी पालन कर सकते हैं मछलियों का, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और अवश्य ही इनसे लाभ लेंगे। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पारस। आइए इनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम, सबसे पहले तो जी मैम मेरा सवाल था कि मैम झींगा पालन के संदर्भ में क्या हम सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन के तौर पर सहयोग की राशि मिलती है? ये पहला सवाल था मैम जी। और सेकंड सवाल है मैम, क्या झींगा पालन के संदर्भ में आसपास मैं मलाजखंड से बात कर रहा हूँ, तो क्या प्रशिक्षण संबंधी कहीं पर केंद्र है क्या मैम? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है पारस जी आपने। तो डॉक्टर रायज़ादा जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जा सकती है और प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी, जो बिल्कुल। मैं बताने ही जा रहा था कि कोई भी व्यवसाय करें तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आप उसका बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो इस मछली पालन के लिए, चाहे वो जितनी पालने वाली प्रजाति है, सभी के लिए हमारे जो है बहुत सारे संस्थान हैं जो इस पर प्रशिक्षण देते हैं। उसमें प्रमुख हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हमारे 8 जो हैं संस्थान हैं पूरे देश में, और उनके भी जो है केंद्र हैं जगह जगह, 28 केंद्र हैं। इन सभी जगह पर जो है मछली पालने की, विभिन्न प्रजातियों की मछली पालने की जो के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको कार्प मछली का पालन करना है तो उसका अलग दिया जाएगा प्रशिक्षण, कैटफिश मछली पालन करना है या झींगा पालन करना है, या खारे पानी की मछलियाँ जो समुद्री राज्यों में मिलती हैं उनके पालने के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो वहाँ पर जो है 5 से लेकर 10 दिन के जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सब फ्री होते हैं किसानों के लिए। आपको सिर्फ वहाँ जाना है और वहाँ जाकर जो है आपको पढ़ना है, आपके खाने की, रहने की सुविधा भी जो है सरकार मुहैया कराती है। दूसरा सवाल जो है उनका था कि क्या सहायता प्रदान की जाती है सरकार दूसरा की तरफ सवाल से? जो आपने पूछा, तो मैंने इससे प्रारंभ में ही आपको एक किसान भाई को बताया था कि भारत सरकार की ब्लू रिवोल्यूशन के अंतर्गत जो है मीठे पानी 1 हेक्टेयर के तालाब में करीब 8.5 लाख रुपए का लोन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिस पे 50% सब्सिडी होती है। ये सुविधा जो है सभी राज्यों में उपलब्ध है। अगर कोई उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है, राज्य में रहता है, तो उसके लिए ये सुविधा जो है 50 से अनुदान की जो राशि है 50% से बढ़ा के 80% की गई है। जी बिल्कुल। तो देखिए पारस जी, आपने जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है कि आप प्रशिक्षण कहां से ले सकते हैं और सरकार की तरफ से हमारे किसान भाइयों बहनों को झींगा पालन के लिए क्या क्या सहायता प्रदान की जा रही है, इन सब के बारे में अभी आपको जानकारी मिल गई है। आपको ऐसी ही जानकारियाँ हम पहुँचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं झींगा पालन और कैटफिश पालन के बारे में। और इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर जो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप उस पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे विशेषज्ञ। बढ़ते हैं आगे, कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर रायगढ़ से अमित। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 हाँ हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, मेरा 60 बाई 60 फीट का तालाब है जी, इसमें मैं कैटफिश का ये करना चाहता हूँ, तो इसमें आप बता सकते हैं कि कितने तक का ये करो इसमें जी आप इन्वेस्ट होगा? 60 बाई 60 का जो आपका तालाब है उसमें आप कैटफिश पालन करना चाहते हैं? जी जी।
जी, तो आप जानना चाहते हैं कि कितनी लागत लगेगी इसमें? जी जी मैम। जी बिल्कुल, सत्य प्रकाश जी बताइए, 60 बाय 60 फीट का तालाब है, कैटफिश पालन करना चाहते हैं। कैटफिश पालन के लिए आप एक 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 25,000 से 30,000 मछलियों का संचयन कर सकते हैं। और इसके उपरांत जो खर्च आता है वो आता है लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का। तो अभी आप 60 बाई 40 बोल रहे हैं। 60 बाय 60। 60 बाई 60 जी। तो 3600 फीट हो गया है। उसका आप कन्वर्सन कर लें कि आपका कितना खर्च आएगा उसके हिसाब से, क्योंकि ये 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है, जो कि आपको 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आता है। जी बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया था कि बीज संचयन करना होता है कैटफिश का, तो इस बीज संचयन का उचित समय क्या होता है, इसके बारे में बताएं। कैटफिश की ब्रीडिंग जो होती है, प्रजनन, वो जून से अगस्त के महीने के बीच में होती है जी। और आपको अंगुलिकाओं का संचयन करना है, जिसकी उपलब्धता आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर मास के बीच में हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ मांगुर के विषय में। यदि आप पंगेसियस मछली का संचयन करना चाहते हैं तो उचित समय है उसके लिए मार्च का, और आपको उसका जो हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा वह होगा नवंबर या दिसंबर में, ठंड आने से पहले। और इस दौरान ये मछलियाँ लगभग, मांगुर जो है 200 ग्राम का वजन प्राप्त कर लेती हैं, और जासर या जो पंगेसियस जिसको हम कहते हैं वो आपको 800 से 1000 ग्राम का वजन प्राप्त कर पाती हैं। जी बिल्कुल। तो बीज संचयन करने का उचित समय आपने बताया अप्रैल का महीना होता है, आप तब कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ यहाँ पर जोधपुर से, सत्यव्रत जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि मांगुर जो मछली होती है उसके भोजन में उसे क्या देना चाहिए जी, और जो उसके लिए जो पानी होता है, क्यों हमारे यहाँ सारी है थोड़ा पानी, तो हमारे यहाँ पानी की हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग कराई तो उसका पीएच मान 6.5 से लगाकर 7 के बीच में आ रहा है जी। तो उसके लिए ये मांगुर मछली के उपयुक्त है कि है या नहीं? जी बिल्कुल, बताइए सत्य प्रकाश जी। आपका पीएच मान जो 6.5 से 7 के बीच में आ रहा है बहुत ही उपयुक्त है मांगुर मछली के पालन हेतु। और इसमें आप थोड़ा लाइम, जो चूना जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग कर इसे 7 to 7.5 के बीच में रख सकते हैं, ताकि उसकी उपयुक्तता जो है और काफ़ी बढ़ जाएगी मांगुर पालन हेतु। और मांगुर, ताकि चूंकि यह एक मांसाहारी मछली है, इसके आहार में 35 से 40% तक प्रोटीन होने की आवश्यकता है। और यह प्रोटीन की जो मात्रा है, इसके जो आयु जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी, इसमें प्रोटीन की मात्रा को आप घटा सकते हैं। प्रारंभिक दौर पर आपको 40% प्रोटीन रखना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि आज पिछले 2-3 सालों से काफ़ी जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं, उन्होंने पेलेटेड आहार की उपलब्धता को भी उपलब्ध करा दिया विभिन्न राज्यों में। तो आप डायरेक्टली आप जाकर अपने जो क्षेत्र में आप पता कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में मांगुर के हेतु कौन सी कंपनी की पेलेटेड आहार उपलब्ध हैं। और यदि आप खुद ही स्वतः इसके आहार का निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें मछली का चूर्ण जो कि लगभग 40 से 50%, मूंगफली या सोयाबीन का चूर्ण जो कि 15 से 20%, और बाकी चावल की कनक जो होती है, जिसको चावल का जो भूसा जिसको कहते हैं, जो हटाते हैं हम लोग राइस के कवर पर से, उसका उपयोग कर आप स्वतः ही इसके दानों का निर्माण कर सकते हैं। और इसे संपूर्ण रूप से तालाब के चारों ओर 3 से 5% उसके वजन के हिसाब से छिड़काव कर आप इस मछली का उत्पादन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए सत्यव्रत जी, आप किस प्रकार मांगुर मछली का जो आहार है खुद ही तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली है। डॉक्टर रायजादा और सत्यप्रकाश जी, हमारे कुछ कॉलर्स होते हैं जो कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है बिहार से सुमित कुमार जी ने पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि झींगा का बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इनका रखरखाव कैसे करते हैं, बताइए डॉक्टर रायजादा। क्योंकि आप बिहार से हैं, मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ मीठे पानी के झींगे की बात कर रहे हैं। और ये मैंने पूर्व में भी बताया है कि झींगे पालन क्योंकि हमारा पहले दक्षिण भारत में काफ़ी होता था, जो आजकल बहुत कम हो गया है, इसलिए वहाँ पर जो हैचरी थी वो लगभग बंद हो गई हैं। कुछ हैचरी अभी भी हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी आंध्र प्रदेश से प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन आज भी जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मीठे पानी के झींगे का काफ़ी अच्छा उत्पादन किया जा रहा है।
और वहाँ पर कुछ हैचरीज़ हैं जो इसका बीज बेचती हैं। तो आपको जो है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में चले आइए या मालदा में चले आइएगा, वहाँ पर इसकी हैचरी है, वहाँ पर इनका बीज मिलता है। इसी प्रकार उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्रों में जो है इसका बीज मिलता है। तो मीठे पानी का बीज जो है इन स्थानों से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब भी आप जो झींगे का बीज लें, उसकी उम्र जो है पैदा होने के बाद अंडे से जब बच्चा निकलता है, वो उम्र कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन की होनी चाहिए। यानी कि उसको हम लोग पोस्ट लार्वा बोलते हैं। पोस्ट लार्वा 15 to 20 डेज ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। कुछ हैचरी जो है छोटा देती हैं, PL5 देती हैं या PL10 देती हैं, उनका की जो है जीवितता कंपैरेटिवली कम आती है। अगर 15 से 20 PL वाला दिन वाला आप बच्चा लेंगे तो उसका जो है जीवितता तालाब में डालने के बाद काफ़ी अच्छी आती है। देखिए, एक ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप झींगे का पालन करना चाहते हैं तो बीज प्राप्ति के पश्चात जब तालाब में आप बीज छोड़ेंगे तो उसमें काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार अगर पानी की जो तालाब के जल की गुणवत्ता है और जो जिस कंटेनर में आप बीज लाए हैं, जनरली ये पॉलीथीन बैग में पानी के साथ में ऑक्सीजन पैक होके आता है, उनकी गुणवत्ता में अगर ज़्यादा अंतर होता है तो बीज तालाब में डालते ही तुरंत मर जाता है। इसलिए जो है उनको बीज को जो है तालाब के पानी के अनुकूल बनाया जाता है। यानी कि तालाब का पानी जिस कंटेनर में आप बीज लाए हैं या बैग में लाए हैं उसमें धीरे धीरे पानी मिलाइएगा और करीब आधा घंटे तक धीरे धीरे मिलाते रहिएगा, जिससे कि उनकी दोनों पानी की गुणवत्ता लगभग समान हो जाए और जब आप बीज छोड़ें तो उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और जिससे उसकी जीवितता ज़्यादा से ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो कैसे रखरखाव किया जा सकता है इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। अगला जो प्रश्न है वो हमें भेजा है, वो आया है महाराष्ट्र से रमा शंकर जी का, और ये जानना चाहते हैं कि झींगा पालन में सब्सिडी जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की स्कीम तो होती है, लेकिन इसमें जो है लोन जो मिलता है या अनुदान मिलता है ये राज्य सरकार के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों का ये छोटे ही क्षेत्रों में करते हैं तो छोटे क्षेत्रों के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। प्रत्येक राज्य में जो है मत्स्य विभाग होते हैं और मत्स्य विभाग के साथ में एक और विभाग इनका सब्सिडियरी डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, FFDA शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये एजेंसी ऐसी है कि जो किसानों को लोन मुहैया कराने में मदद करती है। तो इसके लिए जो है आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर अपने तालाब के विषय में बताएं कितना बड़ा तालाब है। उस हिसाब से जो है राज्य सरकार के अधिकारी जो है इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही कि कितना लोन आपको मिल सकता है या उस पर कितना अनुदान मिलेगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण के पश्चात जो है किसी बैंक जो उस एरिया का क्षेत्र का लीड बैंक होता है उसके थ्रू जो है आपको लोन या अनुदान आपको प्रदान मिल जाती है। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर है हरियाणा से बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमें प्रश्न पूछा है कि मांगुर का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो सत्यप्रकाश जी इसके बारे में बताएं। मांगुर के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सर्वप्रथम आपको अच्छे आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जिस उम्र पे मांगुर या जिस साइज के मांगुर की आप अपने तालाब में संचयन कर रहे हैं वह अनुकूल है कि नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मांगुर के बीज की संचयन जो है मिनिमम जब मांगुर के बीज जो 10 से 15 ग्राम का वजन प्राप्त कर ले तभी आप करें। ऐसा करने से आपको आपके तालाब में अधिक से अधिक जीवितता प्राप्त होती है जी। क्योंकि यदि आपकी जीवितता कम हो जाए और फिर भी आप यदि उसे आहार देते रहें तो यह आपको प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं हो पाएगा आपके लिए। साथ ही साथ आप यदि अपनी मछलियों का यह भी ख्याल रखें कि उनमें किसी प्रकार की रोग नहीं हो पा रही हैं। यदि जैसे ही आप कोई रोग देख रहे हैं, मैं यह खासकर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि बाकी मछलियों में हम जनरली पोटेशियम परमैंगनेट का ट्रीटमेंट देते हैं, वैसा न करके आप इसमें मालाकाइट ग्रीन या किसी फॉर्मेलिन का यूज करें, क्योंकि ये मछलियाँ जो होती हैं वो बिना स्केल की होती हैं और पोटेशियम परमैंगनेट की ट्रीटमेंट से इनमें और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यह आप सुनिश्चित करें कि आपके बीज का साइज प्रॉपर है, आपको प्रॉपर फीड अवेलेबल है, आहार उपलब्ध है
और साथ ही साथ आपकी मछलियों में किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो आप अधिक से अधिक उत्पादकता एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मांगुर का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दे दी है। आखिरी प्रश्न हमें पूछा है उत्तर प्रदेश से अनिल चौधरी जी ने, और ये पूछते हैं कि झींगा कितने समय में बेचने लायक हो जाता है और साथ ही साथ इसकी खुराक क्या होगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, झींगा जो मीठे पानी का झींगा है, इससे की फसल जो है 6 से 8 माह में तैयार हो जाती है, और 6 से 8 माह के बीच में इसमें एक विशेषता ये होती है कि जो नर होता है उसकी बढ़त मादा के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो नर का वजन है वो करीब करीब जो है 6 महीने से 8 महीने के बीच में करीब 50 से 60 ग्राम तक आ जाता है, जबकि मादा जो है उसी आयु में करीब 30 से 40 ग्राम का आकार प्राप्त करती है। तो ये तो आकार में भिन्नता रहती है, और अभी तक इसको समान बनाना संभव नहीं हो पाया है। हालांकि अभी इजराइल में ऐसी टेक्निक बनी है जिसके द्वारा हम जो है सारी जो पॉपुलेशन है वो नर की प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर और इस हमारे देश में भी नर का पालन खाली किया जाता है, लेकिन उसमें यह है कि मैनुअली पहचाना जाता है, नर मादा को पकड़ कर देखा जाता है। जब वो छोटे बच्चे होते हैं कि नर है, उनको लेकर अलग अलग करते जाते हैं, मादा को अलग करते जाते हैं। इस तरह से मेल पॉपुलेशन का ही मोनोकल्चर होता है। जी बिल्कुल। और दूसरा आपने पूछा कि खुराक क्या है। देखिए, खुराक जो है, झींगा वैसे एक ऐसा प्राणी है जो सभी चीज़ें खा लेता है। आप इसको सब्जी खिलाएंगे वो भी खा लेगा, और इसकी बने बनाए आहार भी आते हैं, लेकिन बने बनाए आहार क्योंकि ये गुणवत्ता में काफ़ी अच्छे होते हैं, जी, तो आप बने बनाए जो आहार हैं प्राप्त कर लें, जी बिल्कुल, उन्हीं का आप सेवन करवा सकते हैं झींगा को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कहना चाहूँगी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान भाइयों बहनों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। कल के कार्यक्रम का जो विषय है वो हम आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा पत्तेदार सब्जियों की खेती और हल्दी और अदरक की खेती। जी हाँ, पत्तेदार सब्जियों की खेती और हल्दी और अदरक की खेती कल के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा। इस विषय से संबंधित आपके पास कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर हिंदी पे टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहाँ पर अपने खेत की फोटो, वीडियो या फिर अपने सवाल सुझाव वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कॉल करके अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।